बच्चों कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज उसकी वीडियो के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखे गए। चलिए आज देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? कह रहा है स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आपको बताना है कि स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है। देखो बच्चों, स्वर्ग की झलक और अंधी गली के जो लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क हैं, और इनके और अगर देखेंगे आप रचना तो लक्ष्मी का स्वागत भी है, पापी भी और जोंक भी इनकी रचना जो है वो है। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि लबड़ धोधो एकांकी संग्रह किसका है? कह रहा है कि लबड़ धोधो एकांकी संग्रह किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का, राम कुमार वर्मा का, जगदीश चंद्र माथुर का या बद्रीनाथ भट्ट का। तो आपको बताना है कि लबड़ धोधो जो एकांकी संग्रह है वो किसका है। तो देखो बच्चों, लबड़ धोधो जो संग्रह है वो बद्रीनाथ भट्ट का है। किसका है? बद्रीनाथ भट्ट का है। चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार है। तो आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस धारा के उपन्यासकार हैं। सांस्कृतिक मिथकी, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। तो आपको बताना है कि इनकी कौन सी धारा है और किस धारा के जो है ये उपन्यासकार माने जाते हैं। तो देखो बच्चों, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो जो है सांस्कृतिक, जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो धारा है इसके कवि जो है वो माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण किया गया है। कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी चंपारण से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण किया गया है। ए कह रहा है मैला आंचल, बी कह रहा है दीर्घ तपा, सी कह रहा है पलटू बाबू रोड और डी कह रहा है जुलूस। तो आपको बताना है कि किसमें जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित जो शरणार्थी हैं उसकी दारुण दशा का चित्रण है। देखो फणेश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है जिसका नाम है जुलूस। इसका प्रकाशन जो 1965 में हुआ था, और इसमें जो है पूर्वी पाकिस्तानी से आ, आजादी के बाद जो दोनों देशों के बीच में जो सांप्रदायिक समस्याएं हुई थी उसके थ्रू जो है कुछ पाकिस्तान से विस्थापित जो आए थे तो उनका जो है इसकी दारुण दशा का चित्र इन्होंने जुलूस में किया है। अगर मैला आंचल के संदर्भ में देखें तो मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था, और बिहार में एक जगह जिसका नाम मेहरीगंज है उसकी कथा कही गई है। तो मेहरीगंज की कथा जो है वो हमें इसमें का चित्रण मिलता है। एक रचना इनकी है जिसका नाम दूसरा है दीर्घ तपा। दीर्घ तपा जो है भ्रष्टाचार से संबंधित रचना है जिसमें भ्रष्टाचार के बारे में इन्होंने लिखा है, जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ था। पलटू बाबू रोड जो है एक बंगाली परिवार की कथा है और जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। लेकिन जो इसका उत्तर सही होगा वो डी होगा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित शरणार्थियों का जो जिक्र है वो रेणु ने अपने जुलूस नामक उपन्यास में किया है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। कह रहा है बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? जुलूस का, दीर्घतपा का, मैला आंचल का या परती परिकथा का। तो देखो बच्चों, ये चारों उपन्यास जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु के हैं जो एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, और बावन दास जो है ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। तो पांचवा का सी सही हो जाएगा। चलिए छठवां में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल और पुनर्नवा। तो आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है राही मासूम द्वारा रजा द्वारा लिखित है। देखो बच्चों, राही मासूम रजा द्वारा लिखित जो है वो उपन्यास उसका नाम आधा गांव है, और आधा गांव उपन्यास जो है ये गाजीपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम गंगौली है, उससे संबंधित उपन्यास है। तो छठे का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए सातवें में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है, मतलब आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा उपन्यास है जो समाज से उपेक्षित भंगियों के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। ए जुलूस, बी नाचियो बहुत गोपाल, सी मैला आंचल और डी प्रतिपद कथा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपन्यास है जो भंगियों के जीवन पर आधारित है।
तो देखो बच्चों, भंगियों के जीवन पर जो आधारित उपन्यास है वो बी है, जिसका नाम है नाच्यो बहुत गोपाल, और ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अमृतलाल नागर द्वारा। जबकि जुलूस, मैलांचल और प्रतिपद कथा जो है ये रेणु का उपन्यास है। 8वां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? कह रहा है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियां या नमक का दरोगा। तो बच्चों, 8 भागों में प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित हैं, संकलित हैं, तो उसका नाम क्या है? मानसरोवर है। तो 8वां का उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए 9वां क्या कह रहा है। कह रहे इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा हुआ? कह रहा है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार जो है नहीं जुड़ा हुआ है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन और राजेंद्र यादव। तो आपको बताना है कि कौन कहानीकार जो है वो नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, नई कहानी आंदोलन से जो है ज्ञान रंजन नहीं जुड़े हुए हैं, जबकि मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ये नई कहानी आंदोलन के जो है वो प्रवर्तकों में माने जाते हैं। तो ये तीनों लोगों का संबंध नई कहानी आंदोलन से, जबकि ज्ञान रंजन का संबंध नई कहानी आंदोलन से नहीं है। चलिए 10वां क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो देखो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कुल जो है वो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। कितने भाग हुए हैं? 4 प्रकाशित हुए हैं। पहला का प्रकाशन 1939 में हुआ था, जिसके संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल थे। दूसरा जो है उसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। तीसरा का प्रकाशन जो हुआ था उसके जो है संपादक, तीसरे भाग के संपादक जो थे वो नामवर सिंह थे, और चौथे के ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी थे। इस तरह से कुल 4 भाग जो है वो प्रकाशित हुए हैं, तो उत्तर 4 सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको बताना है कि इससे संबंधित ये रचनाकार कौन है, निबंधकार कौन है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। बात भाव मनोयोग था जो शरीर के अंग हैं, अंगों के नाम पर इनके बहुत सारे जो है वो निबंध लिखे पड़े हैं। चलिए कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा के हैं, नामवर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? 12 का उत्तर बताना है। तो देखो बच्चों, जो संस्कृति के 4 अध्याय है इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। और इसके लिए इनको जो है 1959 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ए कालिदास के निरंकुशता कविता विलाप, बी कविता कलाप कुमार संभव सार, सी कुमार संभव सार कविता कलाप कालिदास के निरंकुशता, और डी कालिदास के निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। तो आपको बताना है कि इसमें आलोचना विधा की रचनाएं कौन है। तो 13 का आपको उत्तर करना है। तो देखो बच्चों, जो 13 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। तो उत्तर कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? बताना है कि दलित आत्मकथा कौन नहीं है। ए नागफनी, बी जूठन, सी अपनी खबर और डी मुर्दहिया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो दलित आत्मकथा नहीं है। नागफनी, जूठन, अपनी खबर और मुर्दहिया। देखिए बच्चों, इसमें जो है अपनी खबर जो है ये दलित आत्मकथा नहीं है, ये उग्र की है, बेचन पांडे शर्मा उग्र की है। नागफनी जो है वो रूप नारायण सोनकर की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और मुर्दहिया जो है वो तुलसीराम की है, डॉक्टर तुलसीराम की है। तो तीनों का संबंध जो है वो दलित से है, जबकि अपनी खबर का संबंध दलित आत्मकथा से नहीं है। चलिए 15 में क्या कह रहा है। याद हो कि न याद हो, ये संस्मरण कृति के लेखक कौन है? याद हो कि न याद हो, ये संस्मरण कृति के लेखक कौन है? ये संस्मरण है और ये किसके द्वारा लिखा गया है?
राजेंद्र यादव द्वारा, अजित कुमार द्वारा, काशीनाथ सिंह द्वारा या विष्णुकांत शास्त्री द्वारा? तो आपको बताना है कि ये जो संस्मरण है ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजेंद्र यादव के द्वारा, अजीत कुमार के द्वारा, काशीनाथ सिंह के द्वारा या विष्णुकांत शास्त्री के द्वारा? देखो बच्चों, ये जो है संस्मरण काशीनाथ सिंह का है। किसका है? काशीनाथ सिंह का हो तो 15 का सी सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? ए मन्नू भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा सोबती और डी चित्रा मुदगल? तो आपको बताना है कि एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। तो 16 का उत्तर देना है। तो बच्चों 16 का उत्तर हो जाएगा ए, ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। किसकी है? मन्नू भंडारी की है। चलिए 17 में क्या कह रहा है? सब शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? कह रहा है कि सब शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो आपको बताना है कि सब शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो बच्चों, सब शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कुल कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, अर्थात 17 का सी हो जाएगा। चलिए कह रहे कि छप्पे में होते हैं। कह रहा है कि छप्पे में होते हैं ए प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, बी कह रहा है कि प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के, अंतिम 4 चरण जो है वो उल्लाला के, सी कह रहा है कि प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि छप्पे में होते क्या हैं। तो देखो बच्चों, छप्पे में 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण जो है वो उल्लाला के होते हैं, क्योंकि छप्पे जो है 6 चरणों का है। तो कुल कितने चरण होते हैं? 6 होते हैं, 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? कह रहा है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? ए हरियाणवी, दक्षिणी कौरवी, बी कह रहा है मैथिली, मगही, ब्रज, सी कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, और डी कह रहा है मालवी, बुंदेली और भोजपुरी। तो आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां इसमें से कौन सी हैं। तो पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, अर्थात सी ऑप्शन जो है 19 का सही हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है वह पढ़ता तो पास होता। इस वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। कह रहा है कि वह पढ़ता तो पास होता। इस वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सामान्य भूत, बी अपूर्ण भूत, सी पूर्ण भूत और डी हेतु हेतु मदभूत। देखिए ये भूतकाल का उदाहरण है और हेतु हेतु मदभूत का उदाहरण है। किसका है? हेतु हेतु मदभूत का उदाहरण है, अर्थात एक क्रिया के होने के लिए दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होना, ये हेतु हेतु मद का उदाहरण होता है। चलिए 21 में क्या कह रहा है? लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। यह वाक्य बहुवचन में होता है, होता नहीं होगा। यह वाक्य बहुवचन में क्या होगा? इसको पूछना क्या चाहिए था? यह वाक्य बहुवचन में होगा। इस वाक्य में का यह वाक्य बहुवचन में होगा, तो बहुवचन में इसको बताना है कि बहुवचन में क्या होगा। लड़की पढ़ती है, इसका बहुवचन क्या होगा? आपको ये बताना है कि लड़की पढ़ती है, इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा। इसका बहुवचन क्या होगा? आपको बताना है कि लड़की पढ़ती है, यह इस वाक्य का बहुवचन होगा। इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा? कह रहा है कि लड़की पढ़ती है, इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं या लड़कियां बढ़ती हैं? आपको बताना है कि लड़की पढ़ती है, इस वाक्य का बहुवचन क्या बनेगा। तो बताइए इसका बहुवचन जो है वो क्या बनेगा। तो इसका बनेगा लड़कियां पढ़ती हैं, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यथा विधि में समास है। यथा विधि अर्थात विधि के अनुसार, तो कौन सा समास है? तो देखो बच्चों, यथा विधि में जो समास होगा वो अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहले पद की क्या होती है? प्रधानता होती है और पूरा पद अव्यय होता है। चलिए 23 में क्या कह रहे हैं? कह रहे तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? कह रहे तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू है, हिंदी है, पुर्तगाली है या तुर्की है? तो आपको बताना है कि तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों तौलिया मूलतः जो है वो पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है? पुर्तगाली है। चलिए 24 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बादल का प्रवाची शब्द नहीं है। कह रहा है कि बादल का प्रवाची शब्द नहीं है। अब जिमूत, वारिद या मरकट? तो आपको बताना है कि इसमें बादल शब्द का प्रवाची जो है वो कौन सा नहीं है।
तो बादल का पर्यायवाची देखो बच्चों मरकट नहीं है, क्योंकि मरकट बंदर का है। किसका है? बंदर का है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ये बंदर का है। मरकट किसका है? बंदर का है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्राचीन का विलोम क्या होगा? सभ्यता, पुरातत्व, पुरातन या नवीन। कह रहा है कि प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो आपको प्राचीन का विलोम बताना है। ए सभ्यता, बी पुरातत्व, सी पुरातन और डी नवीन। तो देखो प्राचीन का विलोम जो हो जाएगा बच्चों वो नवीन हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है? कह रहे कि राम की शक्ति पूजा को सांप झाड़ने का मंत्र किसने कहा है? राम की शक्ति पूजा को सांप झाड़ने का मंत्र किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, रामनरेश त्रिपाठी ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो बताना है कि राम की शक्ति पूजा को सांप झाड़ने का मंत्र किसने कहा था? तो देखो बच्चों राम की शक्ति पूजा को राम सांप झाड़ने का मंत्र जो है वो रामनरेश त्रिपाठी ने कहा था। किसने कहा था? रामनरेश त्रिपाठी ने कहा था। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा आपके 26 का। चलिए 27 में क्या कह रहे हैं? कह रहे कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? कह रहे कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? ए प्रकृति चित्रण, बी दार्शनिकता, सी बीस रस की प्रधानता और डी प्रेम वर्णन। देखो बच्चों जो छायावाद की विशेषता है वो प्रकृति चित्रण भी है, दार्शनिकता भी है, प्रेम वर्णन भी है, लेकिन बी रस की प्रधानता छायावाद में नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन जो है 27 का सही हो जाएगा। चलिए 28 में देखिए क्या कह रहा है? हृदय की मधुभार काव्य रचना है। हृदय की मधुभार काव्य रचना है शुक्ल जी की, प्रसाद की, पंत की या निराला की। तो आपको बताना है कि हृदय की मधुभार जो है वो काव्य रचना किसकी है? तो बच्चों ये रचना जो है वो शुक्ल जी की है। किसकी है? शुक्ल की है। चलिए आगे देखते हैं 29 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भरी रही भनक 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 बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। कह रहा है कि भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरिन की। यह पंक्ति किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं? यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? आपको बताना है। रत्नाकर की है, पद्माकर की है, देव की है या द्विजदेव की है। तो किसकी है आपको ये बताना है। भरी रही बनक बनक ताल तालन की और तनक तनक तामे खनक चुरिन की। तो बताना है कि ये किस कवि के द्वारा लिखित पंक्तियां हैं? तो ये देव की हैं। किसकी हैं? देव की हैं। उत्तर सी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल कह रहा है कि सुदामा चरित किसकी रचना है? आपको बताना है कि सुदामा चरित किसकी रचना है। घनानंद की है, कृष्णदास की है, रसखान की है या नरोत्तम दास की है। तो बताना है कि सुदामा चरित किसकी रचना है। तो देखो बच्चों सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास की रचना है। ठीक है। तो अगर आप को वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।